आह, मेरी आंखें, ये बार बार रेत उड़कर मेरी आंखों में क्यों आ रही है? आंखें धोने के लिए यहाँ तो पानी भी नहीं है। आंखों में बार बार रेत जाने की वजह से रागिनी परेशान हो रही थी कि तभी एक बिच्छू जाकर रागिनी के पैर पर चढ़ जाता है, जिसे देख रागिनी जोर से चिल्लाती है। दूर हट मेरे से। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। कभी कहीं से बिच्छू निकल आता है तो कभी कहीं से कोई कीड़ा। आंखों में रेत चली जाती है तो कभी पीने के लिए एक बूंद पानी नसीब नहीं होता। हाय रे मेरी किस्मत, पहले समुद्र के बीच फंसी थी और अब रेगिस्तान के बीच में आकर फंस गई हूँ। रागिनी अपने सिर पकड़कर रोने लगती है। आखिरकार रागिनी की ऐसी क्या मजबूरी रही थी जो उसे रेगिस्तान में रहना पड़ रहा था, और क्यों रागिनी पहले समुद्र में फंसी हुई थी? इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। रागिनी बेटा, मैंने मछली पकड़कर ले आई हूँ। अब जाकर तू इन्हें फ्राई कर दे, तब तक मैं इन छोटी मछलियों को सुखा देती हूँ। बस 5 मिनट। ये मैं शंख का झूमर बना रही हूँ, इसे बनाकर जाकर मछलियाँ तल लेती हूँ। शंख का झूमर तैयार कर रागिनी मछलियों से भरी टोकरी को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें फ्राई करने लगती है। मछलियां फ्राई करने के बाद रागिनी उन सभी फ्राइड मछलियों और शंख से बनाई हुई अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स को नाव में रखती है और अपनी माँ के साथ नाव में बैठकर समुद्र पार करके गांव के बाजार में ले जाकर उन सभी सामानों को बेचती है। अरे बहन जी, ये सूखी वाली मच्छी कितने की दी है? बहन जी, ये 100 की 6 है और ये फ्राई वाली 50 की 3। मुझे फ्राई और सूखी दोनों मच्छी दे दो। आइए आइए और शंख से बनी हुई घर की सजावट की चीज ले जाइए। मेरे पास झूमर, डब्बे, गमले सब हैं। बताइए क्या चाहिए आपको? शंख से बना झूमर कितना सुंदर लग रहा है। एक काम करो, ये छोटे वाले 2 दे दो मुझे। रागिनी अपनी माँ के साथ सुबह से शाम तक बाजार में शंख की बनी हुई चीज और मछलियों को बेचती है और शाम होते ही वापस नाव में बैठकर दोनों माँ बेटी समुद्र के बीचों बीच बनी जमीन पर अपने लकड़ी के घर में आ जाती हैं। शाम हो गई है, अब तो बिल्कुल बर्फीली हवाएं चलेंगी। मुझे तो कपकपी अभी शुरू हो गई है। बेटा जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर दे, वरना समुद्र की ठंडी हवाएं घर के अंदर आती ही रहेंगी। मैं चूल्हे पर चाय चढ़ा देती हूँ। रागिनी अपनी माँ के साथ समुद्र के बीचों बीच बने जमीन पर लकड़ी के घर में रहा करती थी। दोनों माँ बेटी समुद्र से मछलियों और शंख को पकड़कर और उन्हें ले जाकर बाजारों में बेचती। समुद्र के बीचों बीच रहना किसे नहीं पसंद, लेकिन जितना हम इसे आसान समझते हैं उतना ही इन दोनों माँ बेटियों के लिए यहाँ रहना आसान नहीं था। शाम होते ही बर्फ से भी ठंडी हवाएं चलने लगती और कभी कभी तो ऊंची समुद्री लहरों की वजह से पानी उनके घर में घुस जाता। अरे माँ, ये पानी तो रुक ही नहीं रहा है। देखो ना, घर का सारा सामान गीला हो गया है। पानी तो घुटनों तक बढ़ रहा है। बेटा सुबह सुबह ही अखबार पढ़ा था कि आज समुद्र में तूफान आने वाला है। बस ये तूफान ज्यादा भयंकर ना हो। दोनों माँ बेटी पूरी रात भर बस घर से पानी बाहर निकालने में ही लगी रहती हैं। जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे समुद्र में आया तूफान भी अब शांत होने लगता है और अब धीरे धीरे घर का सारा पानी भी अपने आप कम होकर सूख जाता है। आखिरकार कब तक हम यूं समुद्र के बीचों बीच में रहेंगे? मैं तो यहाँ से परेशान हो चुकी हूँ। भगवान से ही दुआ करती हूँ कि तेरा मायका भले ही समुद्र में है, लेकिन तेरा ससुराल किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ तुझे कभी ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सुरेखा की दुआ कबूल होती है और सुरेखा की बेटी रागिनी का रिश्ता रेगिस्तान में रहने वाले परिवार में तय हो जाता है। माँ, मैं तो समुद्र से निकलकर रेगिस्तान में जा रही हूँ। क्या ये सही रहेगा? मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। बेटा, मेरा तो बरसों से सपना था कि मैं रेगिस्तान जाऊं, घूमूं फिरूं, लेकिन कभी जा ही नहीं पाई। तेरा तो ससुराल ही वहां होगा, तो वहां पर तू बहुत खुश रहेगी। वहां तुझे ना ही तो बार बार घर में घुस रहे पानी को बाहर निकालना पड़ेगा और ना ही तुझे ठंड लगेगी। अपनी माँ की बात सुनकर रागिनी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों में समुद्र में रहने वाली रागिनी शादी कर अपने रेगिस्तान वाले ससुराल में पहुंच जाती है। रागिनी जिंदगी में पहली बार रेगिस्तान आई थी, इसलिए वो जैसे ही रेत पर पैर रखती है तो उसके पैर जमीन में धंसने लगते हैं। ये मेरे पैर बार बार इस रेत के अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे बहू, हम रेगिस्तान में रहने वाले लोग ऐसे मामूली चप्पल नहीं बल्कि ऐसी रेगिस्तान में पहनने वाली जूतियां पहनते हैं। मैं तुझे ऐसी जूतियां ला दूंगी। पल्लवी अपने बहू को घर के अंदर लेकर जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। रागिनी का ससुराल रेगिस्तान के बीचों बीच होता है। रागिनी चैन की नींद सोती है कि तभी रेगिस्तान में घर होने की वजह से रेत के अंदर से एक बड़ा सा बिच्छू निकल कर आता है, जो सीधा रागिनी के पैर पर जाकर बैठ जाता है। अरे, ये मेरे पैरों पर मुझे अजीब सा क्या महसूस हो रहा है?
रागिनी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके पैरों पर एक बड़ा सा बिच्छू बैठा है, जिसे देख रागिनी जोर से चिल्लाने लगती है। माँ जी, अनुराग देखिए कितना बड़ा बिच्छू है। अनुराग उठता है और डंडे से मारकर बिच्छू को अपने घर से बाहर निकाल देता है। रागिनी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे ये रेगिस्तान है, यहाँ तो ऐसे कीड़े मकोड़े आम बात है। चल तू अब सो जा, वो बिच्छू दोबारा नहीं आएगा। बिच्छू के डर की वजह से रागिनी सारी रात ठीक से नहीं सो पाती। माँ जी, यहाँ बाथरूम कहाँ है? वो मुझे नहाना था। क्या कहा तूने? नहाना? बहू ये रेगिस्तान है, तेरा समुद्री मायका नहीं जो यहाँ पानी होगा। माँ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पानी नहीं है, बिना पानी के हम लोग नहाएंगे कैसे? पानी तो है, लेकिन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। हम रोज कई 100 किलोमीटर चलकर 2-3 लीटर के पानी भरकर ले आते हैं और हफ्ते भर में एक बार जाकर नहाते हैं। चल तू चाय बना ले, मैं तुझे दूध लाकर दे देती हूँ। हफ्ते भर में एक बार नहाने की बात सुन रागिनी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। जो रागिनी समुद्री वाले मायके में रहकर दिन में 2 से 3 बार नहाया करती थी, वही रागिनी अब अपने रेगिस्तान वाले ससुराल में हफ्ते भर में एक बार नहाने की सुनकर काफी हैरान होती है। रागिनी की सास चाय बनाने के लिए गाय या बैल के दूध की बजाय उसे ऊंट का दूध लाकर देती है। ऊंट का दूध? छी, ऊंट दूध की चाय कौन पीता है? तो मेरे गले से भी नहीं उतरेगी। कम से कम ये ऊंट का दूध तेरी उन बदबूदार मछलियों से तो लाख गुना अच्छा है। रेगिस्तान में सब ऊंट के दूध की ही चाय पीते हैं, यहाँ पर मैं तेरे लिए गाय बैल कहाँ से लेकर आऊंगी? रागिनी को ना चाहते हुए भी मुंह बनाकर ऊंट की दूध की बनाई हुई चाय पीनी पड़ती है। ऐसे ही एक दिन, आजी आप रोज रोज गट्टे की सब्जी और मक्के की रोटी बना देती हो, मुझसे रोज एक ही खाना नहीं खाया जाता। रागिनी, ये खाना तो हमारे पूरे रेगिस्तान की शान है। तुझे पता है आसपास मौजूद सभी लोग यही खाते हैं और बाजरे की रोटी खाने के कई सारे फायदे भी हैं। रागिनी ने जो अपने अपने रेगिस्तान वाले ससुराल के सपने सजा रखे थे, वो सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे थे। कदम कदम पर रागिनी को हर चीज को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैं तो अपने रेगिस्तान वाले ससुराल से परेशान हो गई हूँ। समुद्र वाले मायके से पीछा छूटा तो रेगिस्तान वाले ससुराल ने नाक में दम करके रख दिया है। रागिनी परेशान होती है और सो जाती है कि तभी रागिनी को एक सपना आता है। कितना सारा पानी है यहाँ। आखिरकार मैंने रेगिस्तान में पानी की खोज कर ही ली। अब मेरे परिवार के साथ साथ किसी भी परिवार को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना नहीं होगा। रागिनी एक पेड़ के नीचे खोद कर उसके अंदर से ढेर सारा पानी निकाल रही थी कि तभी अचानक रागिनी का सपना टूटता है और वो नींद से उठ जाती है। ये तो बस एक सपना था, काश ये हकीकत होता तो कितना अच्छा होता ना। इस रेगिस्तान में रह रहे लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है पानी। अगर ये परेशानी खत्म हो जाए तो यहाँ के लोग कितनी हंसी खुशी रहेंगे। इस सपने को सोचकर रागिनी खुश होने के साथ साथ उदास भी होती है। अगले दिन रागिनी अपनी सास के साथ ऊंट के दूध से बना घी, मक्खन, दही बेचने के लिए शहर की तरफ जा रही होती है कि तभी घर से थोड़ी दूर पर रागिनी को वही पेड़ दिखाई देता है जो उसने सपने में देखा था। ये तो वही पेड़ है जिसके नीचे से मैं सपने में पानी निकाल रही थी। मैं तो कभी इस तरफ आई नहीं, तो भला ये पेड़ सपने में कैसे आया? कहीं ये कोई भगवान का इशारा तो नहीं? रागिनी ज्यादा देर न करते हुए उस पेड़ के पास जाती है और अपने हाथों से उस पेड़ के आसपास की रेत को हटाने लगती है। अरे रागिनी बहू, ये तू क्या कर रही है? माँ जी बस थोड़ी देर रुक जाइए, अभी आपको पता चल जाएगा। कुछ मिनट तक लगातार खोदने पर रागिनी को अब सूखी रेत की जगह गीली रेत मिलने लगती है। थोड़ा और खोदने पर रागिनी को अब रेत के अंदर से पानी मिलने लगता है, जिसे देख पल्लवी, अरे बहू ये तो पानी है, रेगिस्तान में पानी, ये तो कोई चमत्कार हो गया। इसका मतलब मैं सही सोच रही थी, ये भगवान का ही इशारा था। पल्लवी आसपास के लोगों को बुलाकर उस रेत के अंदर से अच्छे से खुदाई करवाती है और खुदाई के बाद वहां के लोगों को एक बड़ा सा कुआं मिलता है जो पानी से भरा हुआ था, जिसे देख सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे हमें तो लगा था कि ये रेगिस्तान में रह रहकर एक दिन हम पानी की बूंद को तरसते हुए अपनी जान दे देंगे, लेकिन रागिनी बहू तुम्हारी वजह से हमें एक नया जीवन मिला। अब मेरा परिवार घुट घुट करके नहीं बल्कि जी भरकर पानी पिएगा। रागिनी बहू तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हमें एक नया जीवन दान दे दिया। ऐसा मत कहिए, मुझे हमेशा लगता था कि तू कैसे अपने रेगिस्तान वाले ससुराल में रहेगी, लेकिन तूने तो आज वो कर दिखाया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे बहुत गर्व है तुझ पर।
रागिनी के परिवार के साथ साथ आसपास मौजूद लोग भी उस कुएं के पानी की मदद से अब हंसी खुशी रेगिस्तान इलाके में जी जी भर कर पानी पी रही थी। वहीं अब किसी को भी पानी की एक बूंद के लिए कोसों मील दूर चलकर नहीं जाना पड़ता था। वहीं समय बीतने के साथ साथ अब रागिनी भी अपने रेगिस्तान वाले ससुराल में ढलने लगी थी। अरे शिप्रा, ये तुम किस कबाड़ खाने में ले आई मुझे? तुम्हें तो पता है मैं कितनी हाई फाई ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ। मेरी आज की भी अपॉइंटमेंट फिक्स थी, मगर सैलून बंद होने के कारण मजबूरी में आना पड़ा। मगर ये तो कहीं से भी ब्यूटी पार्लर नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी आदिवासी का घर है। अरे मैडम, बाहर से देखकर जज मत करो, पहले अंदर चलकर मेकअप तो करवा कर देखो, फिर तुम खुद अपने मुंह से बोलोगी वर्ल्ड के बेस्ट ब्यूटी पार्लर में लेकर आई हूँ। आखिर क्यों शिप्रा इस पार्लर की इतनी ज्यादा तारीफ कर रही थी, जबकि शालू इस ब्यूटी पार्लर को कबाड़ खाना बोल रही थी? पूरा माजरा जानने के लिए कहानी में पीछे चलना होगा, तो चलिए देखते हैं। माँ, हम लोगों को शहर आए पूरा एक सप्ताह हो गया, लेकिन अभी कोई काम का जुगाड़ नहीं बैठा। हाँ बेटा, आते जाते लोग भी हमें रोड पर बैठा देखकर पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कितनी उम्मीद लगाकर तो हम शहर आए थे, अब तो पैसे भी खत्म हो गए। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर गांव की बहू इमली अपनी सास फूलमती और पति सोहन के साथ बैठी है। ये शहर पूरी तरह उनके लिए अनजान है। तभी एक पुलिस वाला आकर तीनों को भगाने लगता है। तुम गरीबों ने तो सरकार के उस फुटपाथ को अपने बाप की जमीन समझ रखा है, जहाँ खाली सड़क देखनी नहीं कि कब्जा कर लेते हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, पता नहीं आ जाते हैं कहाँ से गांव से उठकर शहर में भीड़ बढ़ाने। बेचारे तीनों सड़क पर दर दर भटकते हैं, कभी कहीं से कोई भगाता तो कभी कहीं से कोई। इस शहर में हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, चलो वापस गांव चलते हैं। इतनी मुश्किल से तो हम शहर आए हैं, अब यहीं रहेंगे, मगर बहू रहने का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? यहाँ शहर में मकान का किराया कितना जाता है और हमारे पास 1 रुपया नहीं है। माँ जी, आप अपनी जुगाड़ू बहू पर थोड़ा भरोसा रखिए, रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। तभी चलते चलते इमली एक जंगल देखती है। तीनों जंगल में आ जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े लकड़ी वाले पेड़ और काफी सारी जंगली सब्जियां जैसे कि हरी गोभी, टमाटर वगैरह भी लगे हुए थे। माँ जी, क्यों ना हम इस जंगल में घर बना कर रह ले, ऐसे किराया भी नहीं देना पड़ेगा और हमारे सर पर खुद की छत भी बन जाएगी। जुगाड़ तो अच्छा लगाया है तुमने इमली, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी। आसानी से तो कुछ हासिल नहीं होता सोहन जी, अगर जिंदगी जीना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तीनों मिलकर घर बनाना शुरू करते हैं। सोहन लकड़ी काटता और इमली जुगाड़ लगाकर घास पत्तों से घर बनाती है। इतनी मेहनत करके आज तो बहुत तेज भूख लग गई। आप मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। मगर खाना बनाने के लिए आग भी तो चाहिए होगी, आग कहाँ से जलेगी? तभी इमली 2 पत्थर उठाती है और उनको घिसने लगती है। काफी जतन के बाद आग जल जाती है। वह जंगली सब्जी का इस्तेमाल करती है और खाना बनाकर खिलाती है। वाह बहू, तूने जुगाड़ लगाकर आज हम दोनों का पेट भर दिया, सदा खुश रहो। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और इधर उधर भटकने के बाद उसे एक ब्यूटी पार्लर में झाड़ू पोछा लगाने का काम मिल जाता है। एक दिन श्रेया नाम की कस्टमर जो कि ब्राइडल मेकअप कराने आती है, गुस्सा करती है। नॉनसेंस कहीं की, मुझे लगा था ये इतना हाई फाई ब्यूटी पार्लर है, मेरा ब्राइडल मेकअप बहुत ही अच्छा होगा, मगर तुमने ब्लीच क्रीम से मेरा चेहरा जला दिया। श्रेया को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर इमली सफाई करना छोड़कर उसके पास आती है। मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अपनी जुगाड़ से आपका चेहरा ठीक कर दूंगी। इसमें तुम क्या करोगी? तुमने क्या ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है? तुम तो खुद देखने में गांव की छपरी लगती हो। जस्ट गो अवे। मैडम जी, एक बार मेरा भरोसा कीजिए, बस 10 मिनट दीजिए। इमली अपने जुगाड़ से हल्दी और चंदन का लेप बनाकर लगा देती है। 15 मिनट बाद श्रेया का चेहरा ठीक हो जाता है। तुम्हारे जुगाड़ ने तो सचमुच कमाल कर दिया, तुम्हें तो खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए। गरीब जुगाड़ बहू की तारीफ सुनकर पार्लर वाली उसको काम से निकाल देती है, जहां इमली उदास मन से घर लौटकर अपनी सास को सब कुछ बताती है। एक तो तूने उसकी मदद की और उसने तेरे पेट पर लात मार दी। भलाई का तो जमाना नहीं है बहू, अब कैसे चलेगा गृहस्थी? अभी तक सोहन को भी कोई काम नहीं मिला है। माँ जी, आप ही तो कहती है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं अपने दम पर खुद का ब्यूटी पार्लर चलाऊंगी, जो किसी की नौकरी करने से ज्यादा अच्छा होगा। बहू, तू अपना ब्यूटी पार्लर खोले, ये तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और कुर्सी, टेबल और मेकअप का सामान कहाँ से लाएगी? हमारे हालात का तुझको पता है। माँ जी, सारा जुगाड़ इस जंगल से ही हो जाएगा, बस भरोसा कीजिए अपनी बहू पर।
बहू दिन रात मेहनत करके जंगल की लकड़ी से पार्लर बनाती है और उसे फूल पत्तियों से सजा देती है। इसके अलावा लकड़ी की कुर्सी, टेबल वगैरह भी बनाती है। मेरा ब्यूटी पार्लर तो बनकर तैयार हो गया, अब बस मुझे मेकअप के सामान का जुगाड़ करना होगा। तभी उसे सुंदर सा फूलों का बगीचा दिखता है। यहाँ तो कितने ताजा ताजा फूल हैं। मैं फूलों से हर्बल मेकअप प्रोडक्ट का सामान बना सकती हूँ। मेकअप का सामान बनाने के लिए जुगाड़ू बहू जंगल को काफी बारीकी से जान मारती है। जहाँ किसी पेड़ पर उसे शहद मिलता है तो कहीं उसे हल्दी के छोटे छोटे पौधे, तो वहीं चंदन का पेड़ भी। उसे गाँव में रहने के कारण सारे पेड़ पौधों की पहचान थी जिनसे वह मेकअप का सामान बना लेती है और काजल खुद अपने हाथों से तैयार करती है। इतने में पति सोहन रूपाली नाम की पहली कस्टमर लेकर आता है। जी आ जाइए मैडम जी, बस थोड़ा अंदर। अरे थोड़ा अंदर बोलकर तुम मुझे जंगल के अंदर ले आए हो। भैया जी, भले यहाँ कौन सा ब्यूटी पार्लर होगा। बस ये रहा ब्यूटी पार्लर। इमली देखो, मैं पहली कस्टमर लाया हूँ। जुगाड़ू बहू के ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है। तुम मेरा मेकअप कर तो लोगी ना? मुझे तो फेशियल करवाना था, मगर तुम्हारे पास तो कोई महंगे प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहे। जी आप मुझे एक बार सेवा का मौका तो दीजिए। आपके चेहरे के ये सारे दाग धब्बे झाइयाँ सब चली जाएंगी। अगर ना जाए ना तो एक पैसा मत दीजिएगा। जुगाड़ू बहू सिलबट्टे पर नीम और चंदन को पीस कर फेस पैक बनाकर उसे लगाती है और थोड़ी देर बाद मुल्तानी मिट्टी लगाती है, जिससे उसकी झाइयाँ सचमुच गायब हो जाती हैं और कस्टमर खुश हो जाती है। तुमने तो सच में मेरी काया पलट कर दी। मैं इतने वक्त से अपने फेस का ट्रीटमेंट करवा रही थी, लेकिन ये दाग धब्बे और झाइयां जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अब मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी। जी आपका शुक्रिया। बस एक गुजारिश है आपसे, अगर किसी को ब्यूटी पार्लर का कुछ भी करवाना हो तो आप यहाँ का पता दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल दे दूंगी। इसी तरह जुगाड़ू बहू के ब्यूटी पार्लर में 1 से 2, 2 से 4 और फिर कस्टमर बढ़ते ही जाते हैं। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको गांव की जुगाड़ू बहू के शहर वाले ब्यूटी पार्लर के अंदर एक बार फिर से। जैसा कि आपने देखा था कि अब शिप्रा और शालू पार्लर के अंदर आती हैं और शालू इमली से अपना मेकअप करवाती है, जिसके बाद शालू शिप्रा से कहती है, अरे वाह शिप्रा, मैं तो इतने सारे ब्यूटी पार्लर में गई हूँ, लेकिन इस जैसा ग्लो मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो सही कह रही थी, हल्दी, नींबू और एलोवेरा का ये उपटन लगाकर तो मेरी स्किन 3 गुना और भी ज्यादा चमकने लगी है। आज से हम इसी जंगल के ब्यूटी पार्लर में आया करेंगे। इमली अपने ब्यूटी पार्लर में कोई भी केमिकल से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल ना करते हुए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करती है, जिस कारण उसे लोग बेहद पसंद करते हैं और दूर दूर से उसे अपना मेकअप करवाने के लिए आया करते हैं। फिर एक रोज फेमस मालविका इमली के ब्यूटी पार्लर में आती है। मुझे तो यकीन नहीं होता आप मेरे ब्यूटी पार्लर में आई हैं। तुम इमली हो, राइट? वैसे हमारे शहर में जहाँ देखो तुम ही छाई हुई हो। देखो सीरियल में काम करके मुझे पूरा टाइम मेकअप में ही रहना पड़ता है, इसलिए मेरे फेस पर कितने सारे पिंपल्स आ गए हैं। क्या तुम अपने जुगाड़ वाले ब्यूटी प्रोडक्ट से मेरा चेहरा ठीक कर सकती हो? जी बिल्कुल जी, आप बैठ जाइए। इस बार इमली ने संतरा, मुल्तानी मिट्टी, शहद और चंदन को मिलाकर दादी माँ के चमत्कारी नुस्खों से उसके फेस का ट्रीटमेंट किया। कुछ देर बाद मालविका के चेहरे की खोई हुई सुंदरता लौट आती है। वाह यार, यू आर जस्ट अमेजिंग। मैंने इतने सारे हाई फाई ब्यूटी पार्लर में सब कुछ करके देख लिया, मगर तुमने तो कमाल कर दिया इमली। फिर भी मालविका इमली को कहती है, अच्छा इमली जी, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ एक इंस्टा पर अपनी ब्लॉग बनाना चाहती हूँ, ताकि आपका ये ट्रीटमेंट मेरी जैसी और भी औरतों और लड़कियों को मिल सके। हेलो व्यूअर्स, हमारे साथ हैं प्राकृतिक और नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करने वाली इमली। इनका ब्यूटी पार्लर इस जंगल में है। आप अपनी कोई भी परेशानी लेकर इनके पास आ सकते हो। अब जो भी ये ब्लॉग देखता तो इमली के पास आने लगता, जिससे गांव की जुगाड़ बहू की काफी अच्छी कमाई होने लगती है और अब उनके हालात भी सुधर जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से करना चाहें ना, तो वो एक ना एक दिन सफल जरूर होती है। जैसा कि हमारी कहानी की इस गांव की जुगाड़ू बहू ने ब्यूटी पार्लर खोला, जिसमें उसकी मदद प्रकृति ने की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको भी प्राकृतिक मेकअप पसंद है? तो हमें ये भी बताइए।